हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें सेरी को स्विट्जरलैंड में दिखाते हैं। वहाँ पर वो डॉक्टर के पास होती है और अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में कह रही होती है। डॉक्टर कहती है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। सेरी कहती है कि क्यों नहीं, मैंने सुना है हम अपनी जिंदगी को यहाँ पर आकर खत्म कर सकते हैं। हाँ, मुझे वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है जिसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो, लेकिन मुझे दिमाग की बहुत सारी तकलीफें हैं, जैसे कि डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है? डॉक्टर कहती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को हम स्विट्जरलैंड की साइट सीइंग का मशवरा देते हैं। सेरी कहती है कि अगर घूमने फिरने से मैं सही हो पाती तो मैं इतनी दूर क्यों आती। डॉक्टर कहती है कि 70% लोग स्विट्जरलैंड के खूबसूरत मंजर देखकर अपने घरों को वापस जाते हैं यहाँ से। सेरी कहती है कि वापस जाने के लिए मेरे पास कोई घर नहीं है। डॉक्टर कहती है कि मैं नहीं जानती कि आप क्यों मरना चाहती हैं, लेकिन आपको ये जरूर अच्छा लगेगा। सेरी कहती है कि लेकिन शायद ये मुझ पर काम न करे। फिर सेरी स्विट्जरलैंड में खड़ी पैराग्लाइडिंग को देख रही होती है और फिर वही सेरी के साथ ही कैप्टन वी भी आकर खड़े होते हैं। दोनों ही पैराग्लाइडिंग देखते हैं और बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैप्टन वी चूचुल गैंग से कह रहा होता है कि आपके लिए बेहतर होगा अगर आप मेरी मंगेतर की तरफ अपनी गन ना ताने। तो चूचुल गैंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये आपकी मंगेतर है और अपनी गन को नीचे कर लेता है। कैप्टन वी सेरी को अपने पास कर लेते हैं। चूचुल गैंग कहता है कि अगर ये आपकी मंगेतर है तो जरूर ये प्योंगयांग से आई होंगी, तो अब रूल्स के हिसाब से मुझे कुछ पूछताछ करनी है, तो आप भी कोऑपरेट करें। तो फिर आपके पास प्योंगयांग का रेजिडेंट कार्ड और फ्रंट लाइन एंट्री पास तो जरूर होगा। फिर हमें कैप्टन ली के टीम मेंबर्स को दिखाते हैं। जोमियो कहता है कि क्या आप कुछ भी नहीं हो सकता। पारकांग कहता है कि अगर कैप्टन ली किसी भी रुकावट के बिना यहाँ पर आ गए तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। प्यूचिसु कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तो शुक्र मनाऊंगा अगर वो सच्चाई नहीं बताएगा तो। चूचुअल गैंग कहता है कि रेजिडेंट कार्ड और एंट्री पास वो तो है ना आपके पास। तो कैप्टन ली कहते हैं कि दरअसल सर मेरी मंगेतर साउथ कोरिया से आई है। चूचुअल गैंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। कैप्टन ली कहते हैं कि यही कि ये डिवीजन 11 से आई है। वहाँ पर खड़े सब लोग बातें करने लगते हैं। वोल्सुक कहती है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसे सेंट्रल पार्टी से मेडल मिला है। अरे बाप रे, पता नहीं ये साउथ में कौन सा मिशन पूरा कर रही थी। कैप्टन ली कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं डिवीजन 11 के बारे में कोई भी जानकारी देना सख्त मना है, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। फिर जोमियो को दिखाते हैं जो कहता है कि जहाँ तक मैं कैप्टन को जानता हूँ वो बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान है, अगर उनकी गर्दन पे चाकू भी रख दो वो तो तब भी झूठ नहीं बोलते। पारकांग कहता है कि हाँ कैप्टन ये कुछ ज्यादा ही ईमानदार इंसान है। प्योचिसु कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कैप्टन ली कहते हैं कि मेरी मंगेतर अभी अभी साउथ कोरिया से आई है, तो ज्यादा लोगों की भीड़ में ये कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या अब मैं इसे अंदर लेकर जा सकता हूँ। बॉल्सुक कहती है कि क्या तुम दोनों आज रात एक साथ रहोगे। तो कैप्टन ली कहते हैं कि ये थक गई है और सेरी भी कैप्टन ली के कंधे पर सर रख देती है। फिर यूं ही सेरी ने कैप्टन ली के कंधे पर सर रखा होता है और कैप्टन ली उसे पकड़ते हुए घर के अंदर लेकर आते हैं। घर के अंदर आते ही वो सेरी को अपने फिंगर से पीछे करते हैं और कहते हैं कि अब हमें कोई नहीं देख रहा, तो तुम ये नाटक बंद कर दो। सेरी कहती है कि वो तुमने मुझे अचानक से मंगेतर कह दिया तो मैं बस उसी में खो गई थी। कैप्टन ली कहते हैं कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तो सेरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने अचानक से कितना अच्छा बहाना ढूंढ लिया। और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत वो तो हैरान ही हो गई थी, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। कैप्टन ली जवाब दिए बिना अंदर जाने लगते हैं। तो सेरी उनसे पूछती है कि वैसे ये डिवीजन 11 क्या है। इसकी बात सुनते ही सभी चुप कर गए, ये कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो कैप्टन ली उसे पानी देते हैं और कहते हैं कि पानी पियो और शांत हो जाओ। मैं जानता था कि यहाँ पर हाउस इंस्पेक्शन होना है, लेकिन ये आज होगा ये मुझे नहीं पता था, तो तुम मुझे इसके लिए माफ करना। तो सेरी कहती है कि अब मैं क्या कहूँ, तुम भी इंस्पेक्शन देखकर चौंक गए होगे, तो कोई बात नहीं, और तुम सही वक्त पर आ गए और तुमने सब ठीक कर दिया। कैप्टन ली कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। कैप्टन ली को ऐसे देखकर सेरी तो पानी पीना और बोलना भूल जाती है, फिर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कैप्टन ली कहते हैं कि डिवीजन 11 स्पेशल एजेंट्स और फैमिली का ख्याल रखते हैं जो साउथ कोरिया में रहते हैं। सेरी कहती है कि स्पेशल एजेंट्स, कहीं तुम्हारा इसका मतलब जासूस से तो नहीं है। कैप्टन ली कहते हैं कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल
कर रखा जाता है, इसी वजह से मैंने ये झूठ बोला था। सेरी कहती है कि फिर भी ये गलत है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं एक जासूस हूँ। कैप्टन री कहते हैं कि फिर मैं उन्हें कैसे बताता कि तुम्हारी चाल और ढाल हमसे अलग क्यों है। सेरी कहती है कि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन री कहते हैं कि वैसे भी तुम कल रात यहाँ से जाने वाली हो, तो हमें ये नाटक सिर्फ एक दिन के लिए ही करना है। सेरी कहती है कि मैं जासूस नहीं बनना चाहती थी। इतने में ही बाहर नॉक होता है और वो पूछती है कि कैप्टन री आप घर पर हैं क्या। सेरी कहती है कि सही बताओ, तुम्हें लगता है कि ये नाटक चल पाएगा। कैप्टन री बाहर जाते हैं और जाकर दरवाजा खोलते हैं और क्यों कहती है कि माफ कीजिएगा, हम आपको बताए बिना यहाँ पर आ गए। कैप्टन री कहते हैं कि आप सब यहाँ पर क्यों आई हैं। योंगे कहती है कि आप अभी भी आउटपोस्ट लाइन से आए हैं ना, तो आपके घर खाने को तो कुछ होगा ही नहीं, तो बड़ी होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए, माफ कीजिएगा आने में थोड़ी देरी हो गई। तो कैप्टन री कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर यूं ही एक एक करके वो सभी कैप्टन री को चीजें देती हैं। योंगे कहती है कि अरे ये इतना सब कुछ एक साथ अंदर कैसे लेकर जाएंगे। तो वॉल्सुक कहती है कि हाँ बिल्कुल, फिर क्यों ना हम ये सब कुछ अंदर लेकर चलें और अंदर जाकर रख दें। कैप्टन री कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्यों कहती है कि फिर आप इतना सारा खाना कैसे लेकर जाएंगे। इतने में ही पीछे से सेरी आ जाती है। सेरी को देखते ही वो सभी पीछे हट जाती हैं। योंगे कहती है कि असल में वॉल्सुक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तो तुम कैप्टन री की मंगेतर हो, तो मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो सेरी कहती है कि मुझे भी। योंगे कहती है कि अच्छा, तो तुम डिवीजन 11 से हो, तो फिर बताओ तुमने कहाँ कहाँ कौन से काम किए हैं। तो सेरी मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं अपने काम के बारे में आपको नहीं बता सकती कि मैंने कहाँ पर क्या किया है, तो आप प्लीज मुझसे मेरे काम के बारे में कुछ भी ना पूछें, और इन सब बातों को हमें बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना होता है, इतना तो आप जानती होंगी। तो योंगे कहती है कि हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी ना कैसे कैसे सवाल पूछती हूँ। फिर कैप्टन री और सेरी दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर वो बाहर खड़ी बातें करने लगती हैं कि मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगी, मुझे तो लगता है कि इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। सेरी उनकी आवाज सुन के रुक जाती है। वॉल्सुक कहती है कि मुझे तो कैप्टन री की आंखों में उसके लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखा। योंगे कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वॉल्सुक कहती है कि तुमने देखा नहीं था जब वो लड़की कैप्टन री के पास आई थी, तो कैप्टन री कितने दुखी दुखी लग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में प्यार है, और तुमने उसके बाल देखे थे, बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसे। मुझे तो एक नंबर की गवार लगी, मुझे कैप्टन री के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। योंगे कहती है कि जब अगली बार मिलो तो देख लेना कहीं लूमड़ी की तरह उसकी भी पूंछ ना हो। फिर सेरी और कैप्टन री खाना खा रहे होते हैं। सेरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मंगेतर एक जासूस है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इसका क्या करोगे। कैप्टन री कहते हैं कि किस बारे में। तो सेरी कहती है कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुमसे मेरे बारे में जरूर पूछेंगे, खास करके वो बड़ी आंखों वाली, कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो कैप्टन री कहते हैं कि नहीं, वो नहीं पूछेंगी। सेरी कहती है कि वो जरूर पूछेंगी, क्योंकि चुगली करना तो इन सबकी फितरत है। तो कैप्टन री कहते हैं कि मेरी पर्सनल बातों के बारे में मुझसे कोई नहीं पूछेगा। सेरी कहती है कि वो जरूर पूछेंगी, मैंने उन्हें देख लिया है, और उनके सामने तो तुम्हारी बोलती ही बंद थी। अंदर तो वो ऐसे आ रही थी जैसे उन्हीं का घर हो। वो लोग तो तुम्हें बेवकूफ समझती हैं। कैप्टन री कहते हैं कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सेरी कहती है कि देखिए कैप्टन री, जब कहीं भी ब्रेकअप होता है तो सवालों की छड़ी लगती है कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ और ब्रेकअप किसने किया। सबसे पहले यही सवाल पूछे जाते हैं। कैप्टन री कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। सेरी कहती है कि कोई भी हो वो इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर कोई भी तुमसे पूछे कि ब्रेकअप किसने किया तो तुम कहना कि मैंने किया है। कैप्टन री कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, और अगर ब्रेकअप की वजह पूछे तो तुम कह सकते हो कि हम दोनों बहुत ही अलग थे, और मेरे जाने के बाद 6 महीने तक तुम किसी को भी डेट नहीं करोगे, क्योंकि दुख से निकलने में वक्त तो लगता है ना। तो कैप्टन री आ बढ़ते हैं कि ये क्या कह रही है। सेरी कहती है कि बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें आहें भरनी होगी, खाना पीना तक छोड़ देना होगा, और भी मुंह बनाते हुए कहती है कि जब कोई तुम्हें ऐसी हालत में देखेगा तो यही कहेगा कि ओ लगता है उसी ने इसको छोड़ा है, इसकी हालत तो देखो। तो कैप्टन री सेरी की बातें सुन के हंसने लगते हैं। तो सेरी कहती है कि क्या तुम्हें हंसी आ रही है, चलो ठीक है अब मैं चुप कर जाती हूँ। कैप्टन री कहते हैं कि हाँ जरूर। फिर कैप्टन री जाने लगते हैं। तो सेरी कहती है क्या तुम फिर से जा रहे हो। वो बात यह है कि यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट तो कोई करता नहीं है, तो अगर फिर से कोई घर में घुस आया तो मैं क्या करूँगी, तो मैं तुम्हारे बेड पर सो जाऊंगी, तुम यहाँ बाहर सो जाना। फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो जमीन पर सो रही होती है और कहती है कि सच में मुझे यहाँ पर नींद नहीं आने वाली, ये गद्दा तो बहुत ज्यादा हार्ड है, सारी जिंदगी मैंने राजकुमार
राजकुमारियों की तरह गुजारी है और अब ये मुझे क्या करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो कैप्टन ही अपने रूम से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। सैरी कहती है कि मैं सोना तो चाहती हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूँ? मैं तो सच में आसमान से टपकी और नॉर्थ कोरिया में अटकी और गोली खाते खाते बची, वो भी 2 बार। और फिर आज तो मेरी एंगेजमेंट भी हो गई, अब ऐसे भी भला नींद कैसे आएगी मुझे? फिर कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम कभी स्विट्जरलैंड गए हो? मैं यहाँ वहाँ देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अकेली थी घर में तो मैंने तुम्हारी बुक शेल्फ देखी। एक इंसान कैसी किताबें रखता है उससे इंसान के कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और पसंद के बारे में पता चलता है। वैसे तुम्हारे पास डार्क सब्जेक्ट्स पे बहुत सारी किताबें हैं। कैप्टन ही जवाब तो नहीं देते लेकिन अपनी बुक शेल्फ को देख रहे होते हैं। सेरी कहती है कि वैसे कुछ किताबें तो तुम्हें सूट भी नहीं करती, जैसे कि पियानो शीट्स। फिर कैप्टन ही अपनी शीट्स को देखते हैं और उन दिनों को याद करते हैं जब वो पियानो बजाते थे। सेरी कहती है कि मैं भी पियानो बजा लेती हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से, और फॉर रिलीज के लिए तो मुझे पियानो शीट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेरी की ये बात सुनकर कैप्टन ही स्माइल करते हैं। सेरी उनसे पूछती है कि वैसे क्या तुम पियानो बजाते थे? अगर तुम नहीं तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड पियानो बजाती थी? तो कैप्टन ही कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। तो सेरी खुद से कहती है कि क्या पता यही बजाता होगा। फिर हमें हमारी सेकंड फीमेल लीड सियो डैन को दिखाते हैं, जो भी अभी रशिया से नॉर्थ कोरिया आई होती है और फिर एयरपोर्ट पे वो गूस यांग से टकराती है। और फिर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट में म्योंग सुक उसे लेने के लिए आए होते हैं। डैन म्योंग सुक के पास जाने लगती है तो गूस यांग कहता है कि वाह, नॉर्थ कोरियन लड़कियां तो सच में बहुत खूबसूरत होती हैं। मिस्टर चियोन कहते हैं कि बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो, अगर किसी ने ये बात सुन ली तो फिर क्या होगा? गूस यांग कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हैं, मुझे किसी भी बात से ना टोकने की मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, और अगर तुम मुझे किसी भी बात से रोकोगे तो फिर तुम मुझे $10,000 दोगे। देन म्योंगसुक की भांजी होती है। म्योंगसुक कहते हैं कि लगता है तुमने रशिया में बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, और देखो तो तुमने अपना कितना वजन भी कम कर लिया है। तो डैन कहती है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। म्योंगसुक कहते हैं कि तुम्हें वेट लॉस करने की क्या जरूरत है, तुम पहले ही इतनी स्लिम हो। फिर जब वो लोग अपनी कार के पास आते हैं तो कुछ चोर उनकी विंडशील्ड वाइपर उतार के ले जाते हैं। म्योंगसुक कहता है कि आखिर चोरों को क्या दोष देना अगर अपनी चीज की हिफाजत ही खुद ना कर सको, और फिर ड्राइवर से कहकर दूसरा विंडशील्ड वाइपर लगवाता है। डैन कहती है कि अंकल आपकी कार कहाँ है? म्योंगसुक कहते हैं कि वो मैंने किसी को उधार दी है। तो डैन कहती है कि क्या आपको उसे रेंट पर देने की परमिशन है, और वैसे भी उसे रेंट पर आखिर कौन लेगा? तो म्योंगसुक कहते हैं कि जियोन ह्यूक, उसने कहा था कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है। डैन कहती है कि फिर अब आप क्या करोगे, क्या वो कार लेकर आएगा या फिर आपको खुद जाकर पिकअप करना पड़ेगा? म्योंगसुक कहते हैं कि तुम भी ना, मैं किसी को भेजकर अपनी कार को मंगवा लूंगा। तो डैन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं खुद जाऊंगी उस कार को लेने के लिए, और उसे भी तो पता ही होगा ना कि मैं वापस आ गई हूँ। अब अगर मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। म्योंगसुक कहते हैं कि उसे पता है क्या? तो डैन कहती है कि क्या उसे नहीं पता? तो म्योंगसुक कहते हैं कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, उसने कभी मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं। अब तुम ये बताओ, क्या तुम उसे पहचान जाओगी? तो डैन कहती है कि कौन सी लड़की अपने खुद के मंगेतर को पहचान नहीं पाएगी अंकल? तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि कैप्टन री जॉन ह्यूक की पहले से एंगेजमेंट हो चुकी होती है। फिर डैन कार में बैठ जाती है। म्योंगसुक कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है बेटी, लेकिन तुम तो वक्त के साथ बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर सियोडन के घूरने पर म्योंगसुक जल्दी से आकर कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि चोर गूस यांग की कार से भी वाइपर चुरा लेते हैं। गूस यांग भी कार में आकर बैठता है और कहता है कि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ कितना अच्छा है। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही बारिश होने लगती है। गूस यांग कहता है कि जरा देखो तो प्योंगयांग का मौसम भी मेरा कितने अच्छे से वेलकम कर रहा है। फिर जब ड्राइवर वाइपर ऑन करता है तो देखते हैं वहाँ पर वाइपर ही नहीं होता। गुसियन देखता है तो कहता है कि ये क्या, कार की विंडशील्ड पर वाइपर ही नहीं है? मैंने तुम्हें इतने सारे डॉलर दिए हैं, तुम ऐसी कार कैसे लेकर आ सकते हो? ड्राइवर कहता है कि वो बात ये है न सर, मैं थोड़ी सी जल्दी में था तो विंडशील्ड वाइपर हटाना मैं भूल गया था, तो चोरों ने चोरी कर लिया। गुसियन कहता है कि फिर तुम ड्राइव कैसे कर रहे हो, सामने तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ड्राइवर कहता है कि नहीं, मुझे दिख रहा है। गुसियन कहता है क्या तुम्हें सच में दिख रहा है? तो ड्राइवर कहता है कि जी हाँ, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो गुसियन कहता है कि क्यों, तुम्हारे पास कोई सुपरनेचुरल पावर है क्या? मिस्टर चियोन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें तो इसकी आदत हो गई हुई है और अब हम ऐसे मौसम में तो बहुत तेज भी चला सकते हैं। गुसियन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन तुमने ये तक तो नहीं बताया था कि तुम्हारी कार में वाइपर तक नहीं होगा। तो ड्राइवर कहता है कि आप चिंता मत करें सर, मैं हर तरह की कार चलाने में अब माहिर हूँ। तो फिर दोनों ड्राइवर को
चुप रहने का कहते हैं और ड्राइव करने को बोलते हैं। फिर हमें कोल माइन में चूचूल गैंग को दिखाते हैं जो बहुत सारे रास्ते क्रॉस करने के बाद वाइट ट्रैप रूम में आता है। फिर चूचूल गैंग मैनपॉक को अपने पास बुलाता है। मैनपॉक उनसे पूछता है कि सर आपका आज यहाँ पर आना कैसे हुआ। चूचूल गैंग कहता है कि री म्यो ह्यूक का भाई अभी आउटपोस्ट पर है, कैप्टन री जियोंग ह्यूक, और असल में वही कैप्टन री म्यो ह्यूक का भाई है। मैनपॉक कहता है कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं सर। तो चूचूल गैंग कहता है कि ये तुम मुझसे मत पूछो, पता लगाने का काम तुम्हारा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, तो उससे जरा तुम संभल के रहना। मैनपॉक कहता है कि हमें एक नया डायरेक्शनल माइक्रोफोन मिला है, उसे घर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम उसे घर के पास लगाकर भी सब बातें सुन सकते हैं कि घर में क्या चल रहा है। चूचूल गैंग कहता है कि ठीक है फिर इंस्टॉल करो। उसके घर में एक लड़की रह रही है, वो बहुत ही अजीब सी है। उसने कहा है कि वो डिवीजन 11 से है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगता है, तो तुम उस पर नजर रखो। एक छोटी सी गलती पर अच्छे बच्चों की सीट्स छूट जाती हैं। याद रखो अगर हमने सही से प्लान किया तो उस औरत का इस्तेमाल करते हुए मैं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता हूँ। तो फिर बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा, ये वायर टैपिंग का काम छोड़कर तुम कोई और काम क्यों नहीं करते। मैंने सुना है तुम्हारे बेटे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं स्कूल से, तो मेरा ख्याल है उसे प्योंगयांग के एक अच्छे से घर में कॉलेज की तैयारी करनी चाहिए। फिर चूचूल गैंग अपने मुंह में एक सिगरेट रखता है जिसे मैनपॉक जलाता है और फिर चूचूल गैंग वहाँ से चला जाता है। मैनपॉक का काम दूसरे लोगों की बातें सुनना होता है कि उनके घरों में और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर उनकी बातों को और उनकी चीजों को अपने ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है जो उन्हें ये काम करने के लिए कहते हैं। मैनपॉक रोने लगता है। फिर हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर मैनपॉक री म्यो ह्यूक की बातें सुन रहा होता है। री म्यो ह्यूक अपने ड्राइवर को बता रहा होता है कि मेरा भाई स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है और वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है और उसे फुल स्कॉलरशिप भी मिली है। कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में उसका शो हुआ था जहाँ पर सभी ऑडियंस ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, लेकिन जब भी मेरी उससे बात होती है तो वो माफी ही मांगता रहता है। अब डैड की तरह हम दोनों में से किसी एक को तो आर्मी ज्वाइन करनी ही थी, तो उसे लगता है कि मैंने आर्मी इसलिए ज्वाइन की ताकि उसका पियानो ना रुक जाए। तो दूसरा ऑफिसर पूछता है कि क्या आपको भी पियानो बजाना आता है। तो मो ह्यूक कहता है कि हाँ पसंद तो है, लेकिन मैं अपने भाई जियोंग ह्यूक से ज्यादा अच्छा नहीं बजाता, और तुम्हें पता है उसने मेरे लिए एक गाना भी लिखा है। मुझे कहता है कि जब मैं घर लौटूंगा तो मुझे बजा के सुनाएगा। ऑफिसर कहता है कि क्या आप खुश हैं। तो मो ह्यूक कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जब भी उसे खुश देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर मैनपॉक जंप की आवाज सुनता है तो रिपोर्ट करता है कि आखिरी स्पीड चैंपियनों ने पार कर लिया है, 5 सेकंड में वो पहुंच जाएंगे। मैनपॉक के बताते ही ठीक 5 सेकंड बाद उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और फिर वो ट्रक दोबारा से उनकी गाड़ी को हिट करता है और ये सब आवाजें मैनपॉक सुन रहा होता है और ये सब सुन के मैनपॉक रोने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाते हैं कि कैप्टन री जियोंग ह्यूक जो गाड़ी लाए होते हैं सभी लोग उसके आसपास इकट्ठे हुए होते हैं और कार को देख रहे होते हैं। सभी कह रहे होते हैं कि ये गाड़ी कितनी चमकदार है, मैंने ऐसी गाड़ी आज से पहले कभी नहीं देखी। और फिर जब बच्चे कार को हाथ लगाते हैं तो वॉलचुक उन्हें मना करती है कि कार को हाथ मत लगाओ। सैरी को दिखाते हैं जो दरवाजे पे खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। कैप्टन री उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। सैरी डर जाती है और कहती है कि मैं देख रही थी ऐसा भी क्या है इस कार में जो इसको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, एक रेगुलर सीडैन ही तो है। तो कैप्टन री कहते हैं कि बाहर मत जाना और घर में ही रहना। सैरी कहती है कि एक आइडिया है, हम साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती हूँ। तो कैप्टन री कहते हैं कि जरूरत नहीं है। सैरी कहती है कि मुझे लगता है कि नॉर्थों ने कल रात मेरा चेहरा अच्छे से नहीं देखा, इसलिए वो सब बातें कर रही थी। तो कैप्टन री कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने कौन सा उनसे दोबारा मिलना है। तो सैरी कहती है कि दोबारा नहीं मिलना इसीलिए तो ये जरूरी है, अब अच्छा इंप्रेशन बनाना भी तो चाहिए ना। फिर सैरी जाने लगती है तो कैप्टन री उसे रोकते हैं और अपना रुमाल देते हैं। सैरी कहती है कि क्या। तो कैप्टन री कहते हैं कि बांध लो। सैरी कहती है कि क्या बांध लो। तो कैप्टन री कहते हैं कि घोंसले को। सैरी कहती है कि घोंसला, क्या तुमने कभी ऐसे खुले बाल नहीं देखे हैं। कैप्टन री कहते हैं कि इस जगह में सिर्फ 2 ही तरह की औरतें बाल ऐसे लेकर घूमते हैं, एक विदेशी और एक पागल औरत। सैरी कहती है कि ठीक है फिर मैं पागल हूँ। तो कैप्टन री उसे पकड़ते हैं और उसके बाल बांधते हैं। सैरी उन्हें शुक्रिया कहती है और फिर घर से बाहर आती है। बाहर आते ही वो कैप्टन री का हाथ पकड़ लेती है। सभी लोग उन्हें देखकर यहाँ वहाँ होने लगते हैं। फिर सैरी कैप्टन री के कंधे से कपड़ों को साफ करते हुए कहती है कि तुम में छोटे बच्चे होना ये क्या लगा लिया है। कैप्टन री कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं है। सैरी कहती है कि तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकते हो क्या, कुछ बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा। फिर कैप्टन री से कहती है कि मेरे बालों को सहलाओ। कैप्टन कहते हैं कि क्या। सैरी कहती है कि अरे मेरे बालों को सहलाओ, क्या कभी किसी के बाल प्यार से सहलाए नहीं है। कैप्टन री कहते हैं कि मुझे नहीं आता। तो सैरी कहती है कि जो कह रही हूँ वो चुपचाप करो वरना हमेशा के लिए यही
ही रह जाऊंगी। हमारी एंगेजमेंट तो वैसे ही हो चुकी है, तो फिर शादी भी हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा चेहरा मेरे टाइप का है। तो कैप्टन ही सेरी के बाद सहलाने लगते हैं। तो सेरी उन्हें मारते हुए कहती है कि अरे तुम भी ना। फिर जब कैप्टन ही जाने लगते हैं तो कहती है कि बाय बाय तो करो। तो कैप्टन ही उसे बाय बाय करते हैं। फिर सेरी सबको देखते हुए घर चली जाती है। कैप्टन ही भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मैनबॉक भी वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर ये सभी औरतें बैठी हुई किमची बना रही होती है और क्यों कहती है कि चाल डाल देखकर ही इंसान के बारे में पता चल जाता है, शक्ल से ही कैरेक्टरलेस लगती है। ये सभी बस योंगे को यूं ही मस्के लगा रही होती हैं क्योंकि उसका शोहर एक सीनियर कर्नल है। योंग कहती है कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था, क्या बात हो सकती है। और क्यों कहती है क्या तुमने अपना दिमाग पत्ते में लपेटकर अचार के साथ खा लिया है। योंग कहती है कि मुझे माफ करना। वॉल्सुक कहती है कि मुझे तो लगता है कि रात को सारा मीट उसी ने खा लिया होगा। तो योंग एक गुस्से से किमची फेंकती है। वॉल्सुक कहती है कि वो लड़की उसके लायक है ही नहीं। योंगे कहती है कि उसने कहा है कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, हमें उससे क्या लगे, हमने कौन सा उनके साथ रहना है। और एक बात तो बताओ, वो भी तो इसी गांव में रहती है ना, तो वो हमारे साथ मदद क्यों नहीं करवाती। फिर वॉल्सुक और ग्योम सेरी के पास आती हैं और ग्योम कहती है कि आज किमची की लड़ाई में गाँव की सभी औरतें हिस्सा लेने वाली है। सेरी कहती है क्या आप किमची बनाते हुए लड़ाई करती हैं। तो ग्यूम कहती है कि ये बस एक कहने की बात है, हमारा मतलब ये था कि हम किमची ऐसे बनाते हैं जैसे हम जंग पे जा रही हूँ। वॉल्सुक कहती है कि तुम्हें इसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है और सेरी से कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो सेरी कहती है कि नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कीजिए। फिर जाने लगती है तो वॉल्सुक अपने हाथ से दरवाजे को रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम लोग इस सर्दी के मौसम में किमची नहीं खाने वाले। तो सेरी कहती है कि नहीं, दरअसल मुझे किमची पसंद नहीं है, तो क्या अब आप अपना हाथ हटाएंगी। तो वॉल्सुक बस अपना हाथ हटाती है और सेरी दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर हमें कैप्टन ली को उनके सभी आर्मी ऑफिसर्स के साथ दिखाते हैं। कैप्टन ली अपनी टीम के चारों लड़कों को वहाँ पर रोकते हुए बाकी सबको शूटिंग एरिया में भेज देते हैं। फिर हमें इन सबको ऑफिस में दिखाते हैं। ब्यूजीसो कैप्टन ली से पूछता है कि मुझे बताएं आपने उन सबसे क्या कहा। मेरा मतलब है कि आप ऐसे अचानक से होने वाली हाउस इंस्पेक्शन में पकड़े गए थे, तो आप बच कैसे गए। तो कैप्टन ली कहते हैं कि मैंने बस उसकी पहचान करवाई, फिर उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मैं घर चला गया। तो ब्यूजीसो कहता है कि लेकिन आपने उसे सबसे क्या कहकर मिलवाया था। कैप्टन ली कहते हैं कि क्या आपने मुझसे अभी ऊंची आवाज में बात की। तो ब्यूजीसो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उसके साथ क्या रिश्ता बना के उसको मिलवाया। कैप्टन ही कहते हैं कि यही कब मेरी मंगेतर है। ब्यूजीसो कहता है कि ये आपने क्या कहा। तो कैप्टन ही कहते हैं कि इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं था। ब्यूजीसो कहता है कि हम लोग तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे, हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा झूठ भी बोल सकते हैं। तो कैप्टन ही कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोमियो कहता है कि मैंने एक ऐसा ही साउथ कोरियन सीरियल देखा था, जब लड़की लड़की को पकड़े जाने का खतरा होता है तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और किस कर लेते हैं। ब्यूजीसो कहता है कि लेकिन ऐसा करने से क्या होता है। तो जोमियो कहता है कि साउथ कोरियन सीरियल में लड़का लड़की को गुंडों से ऐसे ही बचाता है। उनडोन कहता है कि जब वो दोनों बच जाते हैं तो फिर क्या होता है। जोमियो कहता है कि फिर ही तो सीरियल में मजा आता है। फिर वो दोनों एक साथ एक रात गुजारते हैं। फिर ये चारों हंसने लगते हैं और एकदम से चुप करते हुए चारों कैप्टन ली को घूरने लगते हैं। भगवान कहता है कि फिर क्या आप भी कल रात को वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप दोनों साथ थे। कैप्टन ली कहते हैं कि हम दोनों साथ जरूर थे, लेकिन मैं अपने कमरे में और वो जमीन पे सोई थी। तो जोमियो कहता है कि फिर इसी तरह से दोनों को प्यार हो जाता है। 100% सीरियल में तो ऐसा ही होता है। तो कैप्टन ली जोमियो की टांग दबाते हुए कहते हैं क्या तुम ये शो करवाना चाहते हो कि तुमने बहुत सारे साउथ कोरियन ड्रामे देखे हैं। तो जोमियो कहता है कि माफ कर दीजिए। कैप्टन ली कहते हैं कि आज रात को ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आप सबको तैयार रहना होगा। और फिर वो ब्यूजीसो से पूछते हैं क्या तुम्हें समुद्र से निकलने के लिए कोई नाव मिली। तो ब्यूजीसो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हमें उसके लिए 20,000 वॉन फोन कार्ड देने होंगे। जोमियो कहता है कि नाव वाला पूरे 11 बजे पहुंचेगा और वो 5 मिनट के लिए वहाँ पर रुकेगा। कैप्टन ही कहते हैं कि आप लोग मेरे घर के रिपेयर का काम पूरा कर दीजिएगा। गाँव के लोगों को उसे जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे छुपाना ही होगा। फिर पारकान कैप्टन से पूछता है कि आप क्या करेंगे। तो कैप्टन ही कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है। फिर कैप्टन ली के सभी टीम मेंबर्स कैप्टन ली के घर जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी मैनपो के कहने पर कैप्टन ली के घर
के बाहर डिवाइस फिट कर रहा होता है और फिर वो मैनपोक से पूछता है कि कैप्टन ली के टीम मेंबर्स घर जा रहे हैं तो क्या आपको उनकी आवाज सही से आ रही है। फिर मैनपोक को सेरी की आवाज आती है जो उन सबसे कहती है कि वेलकम, तुम सब अंदर आओ ना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। और क्या तुम सबने खाना खाया? तो ब्योचीसू कहता है तुम ऐसा गंदा सा मुंह क्यों बना रही हो। तो सेरी कहती है कि तुम फिर से बकवास करने लग गए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैनपोक उससे कहता है कि मुझे आवाज ठीक आ रही है, तुम इसे इंस्टॉल कर दो। फिर जोमियोग सेरी से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सेरी कहती है कि मुझसे। तो मैनपोक भी अपने डिवाइस की आवाज ज्यादा करते हुए उनकी बातें सुनने लगता है। जोमियोग कहता है कि क्या इस बात की कोई सेंस बनती है, सांगवू और जीवू दोनों डेट करने लगे। और फिर चलो ये भी ठीक है, उस शिनजुन को मरने की क्या जरूरत थी। तो सेरी कहती है कि स्टेयरवे टू हेवन ये 10 साल पुराना है और इतने दिनों से तुम मुझे पुराने सीरियल सुना सुना के पका रहे हो, और मेरे ख्याल से तो अच्छा ही हुआ जो शिन युनजुन उस सीरियल में मर गया था। तो जोमियो कहता है कि क्या इसमें अच्छा क्या है, वो तो जीवू से इतना ज्यादा प्यार करता था। तो सेरी कहती है कि चलो मान लो कि वो नहीं मरता, फिर उसको सारी जिंदगी अपने प्यार को किसी और के साथ देखना पड़ता, तुम जरा सोचो उसे कैसा लगता। तो जोमियो कहता है कि जो भी है, लेकिन उसको इस तरह से मरना नहीं चाहिए था, और वैसे भी मैंने कौन सा उसे मारा है, कहानी खत्म हो चुकी है, अब बस इसे बस करो। मैनपोक भी उनकी बातों को लिख रहा होता है। सेरी कहती है कि ये पागलपन है, औरतों को ये सब कुछ पसंद नहीं होता। मैनपोक सभी बातें लिख रहा होता है और कहता है कि ये किस बारे में बात कर रही हैं। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।